Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Adda. This side Arun Pratap Singh Chauhan, and today we are going to start our lecture number 9. In this lecture we will study about electric flux. Okay guys, so आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अरे इसको क्या हो गया भैया, चल जाओ आप. लगता है आज पेन का मूड ही नहीं है पढ़ाने का. अरे मारकर भैया चल जाइए. चल गए. तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड वेयर वी विल यूज दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन एंड फॉर्मूला. ओके, सो इन दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी कैन अंडरस्टैंड बाई जस्ट अज्यूम this is a paper, okay, your foil paper in 2D. okay, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो बेसिकली होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस विच आर परपेंडिकुलर. ओके, जस्ट लाइक दैट दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. This is electric field lines and this is area vector. So by definition number of field lines crossing per unit area which are perpendicular. ये मैंने परपेंडिकुलर का साइन बनाया, ठीक है, लिखने के बजाय. सो आप डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो किसी सरफेस को यानी किसी सरफेस को परपेंडिकुलर क्रॉस करती है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, जैसे कि हमारे एक यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है. इसको हम डिनोट करते हैं फाई से. जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिनोटेशन होता है वो होता है फाई. फाई से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, हम इसको दिखाते हैं. तो डेफिनेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, जो हमारा फाई हो जाएगा वो हो जाएगा ई डॉट ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरे एरिया से कितनी निकल रही है वो हमारी फ्लक्स कहलाती है. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर एरिया कब से वेक्टर होने लग गया. आप जिन लोगों के बेसिक्स कमजोर होने लगा कि जो वेक्टर है एरिया है वो स्केलर क्वांटिटी, जबकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. अब एरिया कैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमें एरिया की डायरेक्शन कैसे पता करनी है वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं. लेकिन आप यहाँ से देखिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और जो हमारा एरिया है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो इनके बीच जो प्रोडक्ट हो रहा है वो है डॉट प्रोडक्ट. इसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो हमें क्वांटिटी मिलेगी ई डॉट ई ए करके वो हमें क्या मिलेगा फाई. तो फाई क्या होगी, एक तरीके से स्केलर या फिर हम कह सकते हैं कि डॉट क्वांटिटी. तो यहाँ से आपका एक नंबर का एमसीक्यू रेडी हो चुका है. या तो इस बार पूछेगा या फिर आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि आपकी जो फ्लक्स होती है वो कैसी क्वांटिटी है. क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, विच काइंड ऑफ क्वांटिटी इज फ्लक्स इज हेयर. ऑप्शन ए स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन बी वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज. ओके, सो हमारे वहाँ पे आंसर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है. और जब डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो हमें पता है जब किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम उससे क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा. ये 11th क्लास का बेसिक है. ठीक है, तो यहाँ से फाई क्या हो जाएगा हमारा, ई ए कॉस थीटा. ठीक है, ये हमारा जनरली फ्लक्स का जनरलाइजेशन हमने कर दिया किसके, थीटा के मेथड में. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे थीटा कौन सा एंगल है. जो यहाँ पे थीटा एंगल है, जो यहाँ पे थीटा एंगल है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
एरिया वेक्टर। ओके, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो एरिया वेक्टर है इसके बीच में जो एंगल होगा, यहाँ जो एंगल होगा वो यहाँ पर थीटा है। जैसे हम जनरली समझ सकते हैं कि जैसे डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है, जो भी दो वेक्टर होते हैं उनके बीच बनने वाला स्मॉलेस्ट एंगल, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच बनने वाला स्मॉलेस्ट एंगल यानी इनसाइड एंगल होता है वो थीटा। वो ही थीटा यहाँ पर यूज होता है फॉर्मूले में, ए बी कॉस थीटा। तो ये जो थीटा होगा ये स्मॉलेस्ट एंगल होगा, इनसाइड एंगल, क्योंकि जो आउटसाइड एंगल होगा वो तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ये वाला एंगल हम नहीं लेंगे, ओनली इनसाइड एंगल लेंगे वेक्टर्स के बीच का डायरेक्शन का, ठीक है। तो यही थीटा होता है। ऐसे ही अब यहाँ पे क्या क्या केस बन जाएंगे हमारे पास वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा अब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया विच आर परपेंडिकुलर टू सरफेस। ओके, यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है जो सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे, वो पर यूनिट एरिया कितनी क्रॉस कर रही है सरफेस को, वो हमारा फ्लक्स कहलाता है। ऐसे नहीं कि जैसे ये अभी तक हमारे पास परपेंडिकुलर आ रही थी, यानी कि किसी एंगल पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है तो वो हम काउंट करेंगे, नहीं नहीं नहीं। फ्लक्स के अंदर वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट होंगी जो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी, कुछ इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी सरफेस के साथ, इंसिडेंट के साथ, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर, वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करा जाता है फ्लक्स के अंदर। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जो एरिया होता है, एरिया हम कैसे फाइंड करें किसी सरफेस का, ठीक है। सो लेट्स मूव। एरिया कैसे निकालना है आज हम ये सीखेंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ें आना भी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप जो IIT और नीट के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं एरिया से रिलेटेड, किसी एरिया से कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, क्या फ्लक्स होना चाहिए, वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम पढ़ने वाले हैं एरिया के बारे में। आप सब सोच रहे हैं सर एरिया तो हम सोचते हैं कि क्या वो तो कोई डायरेक्शन नहीं, तो हम तो जनरली बचपन से पढ़ते आ रहे। नहीं, आप गलत है। एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और एक उसकी डायरेक्शन होती है। अब डायरेक्शन क्या होती है एरिया की, डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू सरफेस। दैट मीन्स जो आपका एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी किसी सरफेस के परपेंडिकुलर। इस तरीके से जैसे ये एक आपको बोर्ड दिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, इसके जो जो ये सरफेस है इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एरिया का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से परपेंडिकुलर। ये बाहर के तो और देख रहे होंगे आप, ये परपेंडिकुलर है इसके, तो यही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो होगी। इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। हमारे पास दो तरीके की बॉडी होती है, फर्स्ट ओपन बॉडी और सेकंड होती है हमारे पास ना क्लोज बॉडी। ओपन बॉडी में हम इसको बोल सकते हैं कि 2D, और जो क्लोज बॉडी होती है, क्लोज पैक बॉडी होती है, वो होती है हमारी 3D बॉडी, ठीक है। जैसे आपका क्यूब हो गया या फिर आपका रूम का स्ट्रक्चर क्यूबिकल बॉक्स के तरह तो होता है, जो हमारा रूम का स्ट्रक्चर होता है वो 3D कहलाता है। तो ओपन बॉडी का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक डिस्क है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कभी भी सरफेस की एरिया निकालनी है तो वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। अब इस डिस्क का अपर सरफेस भी है और लोअर सरफेस भी है, और तो इसकी जो एरिया डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक तो अपर भी हो सकती है और एक इसका लोअर भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ही डायरेक्शन इसकी करेक्ट है एरिया वेक्टर की, क्योंकि जो डिस्क होती है आपने चकती देखी होगी, उसमें अपर सरफेस भी होता है और लोअर सरफेस भी होता है, और जो दोनों सी डायरेक्शन निकलेगी एरिया की, उसके सरफेस की जो डायरेक्शन निकलेगी और जो उसके क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन निकलेगी वो उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो उसका अपर परपेंडिकुलर भी हो सकता है और लोअर परपेंडिकुलर भी हो सकता है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर अपर साइड है, ये E है और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपर साइड है, तो आंसर अलग अलग आएंगे? नहीं, देखिए जनरली हमारा फाई क्या होता है, EA cos थीटा, ठीक है।
अब यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो भी अपर साइड है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो भी अपर साइड है, ठीक है। तो दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, जब दो रेखाएं व्हेन टू लाइंस आर समांतर, जब दो रेखा आपस में समांतर होती है तो इनके बीच का एंगल जो होता है थीटा वो होता है 0, यानी व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन एंगल विल बी 0 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना 0 डिग्री एंगल है, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फाई बराबर EA cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल गया फाई बराबर EA, ये तो मिल गया अपर केस के लिए, ठीक है। अब ऐसे ही जो ये वाला केस है फाई बराबर EA cos 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों होगा, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो तो अपर साइड है और जो एरिया की डायरेक्शन है वो लोअर साइड है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है 180, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है 180 डिग्री बनेगा, तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो यहाँ से हमें फाई क्या मिल जाएगा माइनस का EA। ये दोनों ही आंसर करेक्ट है कि पॉजिटिव EA माइनस EA, लेकिन इसमें दोनों में कंडीशन अलग अलग है। जब आपने अज्यूम किया कि मुझे एरिया की जो डायरेक्शन है वो मुझे अपर साइड ही अज्यूम करनी है तो हमें पॉजिटिव मिलता है, और यहाँ पर हमने अज्यूम किया कि हमने एरिया की डायरेक्शन नेगेटिव लोअर साइड में लेनी है तो हमें नेगेटिव EA मिलता है। लेकिन जैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल करेंगे, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको एरिया की डायरेक्शन एक ही साइड अज्यूम करके लेके चलने हैं, या तो अपर साइड या लोअर साइड। ऐसा नहीं कि हाफ पोर्शन में तो आपने अपर साइड ले लिया और हाफ क्वेश्चन के अंदर आपने नेगेटिव साइड में ले लिया, डाउन साइड में ले लिया, तो क्या होगा हमारा आंसर गलत होगा। या तो आप बिल्कुल लोअर साइड की डायरेक्शन लीजिए या फिर अपर साइड की डायरेक्शन लीजिए, उसी एक डायरेक्शन को पकड़ के चलना है, ठीक है। स्टिक विद ओनली वन डायरेक्शन, डोंट टेक टू डायरेक्शंस, ओके, अदरवाइज योर न्यूमेरिकल विल बी रॉन्ग, ठीक है। आपको ये 2D का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एरिया के अंदर यानी बेसिकली जो डायरेक्शन होगी एरिया की वो होगी परपेंडिकुलर द सरफेस, ठीक है। कोई भी सरफेस है उसे एक आप परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ठीक है। अब जैसे ये बोर्ड है 2D, मैंने इसके सेंटर पे एक परपेंडिकुलर खींच दिया, तो जैसे ये आपको पेन दिखाई दे रहा है बाहर की ओर, ठीक है, ये बाहर की ओर जो दिख रहा है ये इस सरफेस की एरिया की क्या हो जाएगी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमने 2D का समझ लिया, अब हम समझेंगे क्लोज बॉडी 3D के लिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। इसके बाद जैसे हम 3D देख लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कर्व्ड सरफेस, कि कर्व्ड सरफेस के अंदर आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, वहाँ क्या होता है। तो हम 3D की बात करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट, या फिर हम बोल दें क्लोज्ड बॉडी, ठीक है। जैसे ये एक क्यूबिकल बॉक्स है, मैं एक क्यूबिकल बॉक्स बना देता हूं। ये क्यूबिकल बॉक्स है। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी सरफेस की एरिया डायरेक्शन निकालने के लिए हमें उस पर परपेंडिकुलर खींच देना चाहिए, ठीक है। अब आपने अपना रूम देखा होगा, उसकी कितनी सरफेसेस होती है, एक क्यूब की कितनी सरफेस होती है, 6 होती है, एक लोअर एक अपर, एक फ्रंट एक बैक और 2 साइड्स आर, ठीक है। यानी आपके ऊपर नीचे सामने की पीछे की और दाएं बाएं की 2 सरफेस, इस तरीके से 6 सरफेस होती है, ठीक है। तो इन पे परपेंडिकुलर खींच रहा है। अब 3D ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, जो भी डायरेक्शन होती है वो होती है परपेंडिकुलर तो होती है और वो होती है आउटवर्ड्स, यानी बाहर की ओर, यानी इस सरफेस से फ्रंट सरफेस से बाहर की ओर, बैक सरफेस से बाहर की ओर, साइड से भी बाहर की ओर, इस साइड वाली सरफेस से भी बाहर की ओर, अपर सरफेस है तो उससे बाहर की ओर, नीचे की सरफेस से तो बाहर की ओर। कोई भी इनसाइड डायरेक्शंस नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इनसाइड डायरेक्शन हम कंसिडर नहीं कर सकते, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन लेते हैं। अब जैसे कि ये लोअर सरफेस है, ठीक है, ये लोअर सरफेस है, इसमें इसका जो एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड इस साइड होएगा। ये साइड सरफेस है, इसमें इसका आउटवर्ड, ये अपर सरफेस है, इसके आउटवर्ड, ठीक है। तो हर सरफेस का अपना एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये साइड सरफेस है, इसका आउटवर्ड, इस तरीके से 6 डायरेक्शन एक क्यूबिकल बॉक्स होंगे जो हमेशा होती है परपेंडिकुलर होती है और आउटवर्ड्स होती है। ये भी एक आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन
रेडी हो चुका है कि जो हमारा क्यूबिकल बॉक्स होता है या फिर 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें एरिया एलिमेंट्स की डायरेक्शन क्या होती है? जो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होती है वो होती है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होती है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की ओर। अगर आपका सरफेस कर्व्ड हो तो क्या करेंगे? कर्व्ड सरफेस के लिए हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे? थर्ड वन इज फॉर कर्व्ड सरफेस। जैसे आपका ये कर्व्ड सरफेस है, अब इस कर्व्ड सरफेस पे हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करना है, फाई कैसे फाइंड आउट करना है? सोचो, अब यहाँ पे क्या है कि किसी भी इस पॉइंट पे जो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, इस पॉइंट पे अलग 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 होगी। ऐसे इनफाइनाइट डायरेक्शंस होंगी एरिया एलिमेंट्स की, क्योंकि ये कर्व्ड है। जैसे आप ये हाथ देख रहे होंगे, ये भी स्ट्रेट है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ, इस तरीके से टिल्ट कर दूँ मैं, तो देखिए ये जो कर्व आ रहा है इसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग होगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये है तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन अलग, इस जगह अलग, इस जगह अलग, इस जगह अलग। ठीक है, आप देखें डायरेक्शन डिफरेंट काइंड ऑफ में जा रही है। तो इस कंडीशन में हम जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट सब्सटेंस डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, हमने एरिया यूनिट सरफेस हमने ले लिया है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका एरिया सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, DA, इसको हमने दे दिया 1, इसका DA2, इसका DA3, इसका DA4। हमने छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स डिवाइड कर लिए और इनके कारण हर सरफेस का एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। इसको मैंने दे दिया D51, इसको मैंने दे दिया D52, इस तरीके से D53। आपने देखा होगा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था रिंग के कारण, इस तरीके का था, तब मैंने वहाँ पे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स डिवाइड किए थे। और फिर मैंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सारे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो सब्सटेंस के थे, छोटे छोटे सब्सटेंस के, उनका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया था। तो बस वही फिनोमेना मेरे को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हर परपेंडिकुलर सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जैसे D51, D52, D53, D54। तो जो हमारा फाई हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू हो जाएगा D5 छोटे छोटे सब्सटेंस का इंटीग्रेशन, और जो हमारा D5 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा E इंटू DA। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर आपने DE क्यों नहीं लिखा, E ही क्यों लिखा? जब आप इस चैप्टर में पूरा कैरी करोगे तो आपको पता चलेगा जो हमारा E है वो हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं है, कांस्टेंट है। यानी आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कांस्टेंट है, सेम है, नॉट वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हम ई को चेंजेबल नहीं रखते। जो हमारा एरिया एलिमेंट है वो हर एलिमेंट का अलग अलग होगा, इक्वली डिवाइडेड है, तो हम उसका इंटीग्रेशन करके कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने दिया था इक्वेशन नंबर 1, इसको देते हैं हम इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, हमारा जो फाई हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन E.dA। ठीक है, ये ए, यहाँ से हमको एक और फॉर्मूला मिल चुका है इक्वेशन 3। ठीक है, अब आप देखें जो कर्व्ड सरफेस एरिया होंगे उनके लिए जब हमें फ्लक्स निकालना होगा तो हमें किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, एरिया का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल नहीं है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो हमारा फाई होता है वो होता है E.A। ये किसके लिए था, E.A किसके लिए था, ये 2D और 3D के लिए। जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा वहाँ हमारा फाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E.dA। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये कर्व्ड के लिए है, आप अच्छे से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, देखिए और कीप स्टडी। आज के लिए तो काफ़ी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ एंड गॉसियन सरफेसेज। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, काफ़ी इसको शेयर कीजिए जिन लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।